वेलकम टू सिंधु क्लासेस। तो पिछली कक्षा में हमने ये लेसन कंप्लीट किया था, जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। तो हमने सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा था और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अगली वीडियो आपको फैक्चुअल जो क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज मैं लेकर आया हूँ। हमने वहाँ कॉन्सेप्ट सीखा, लेकिन आज हम कॉन्सेप्ट पर बात बहुत ही कम करेंगे और हम सिर्फ फैक्ट पर बात करेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो इनको कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से लिए हैं। बस एक दो क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा मैंने अपने टीचर से या सीनियर से जो सीखा है वो इसमें डाले हैं। तो एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो डायरेक्टली आप ये वीडियो देख सकते हैं, वरना अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता तो पहले आप मेरी उन 3 वीडियो को देखिए, फिर इसको देखेंगे तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। तो पहला क्वेश्चन देखिए, जीवन की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है। यहाँ पर आपको 2 शब्दों पर गौर करना होगा। मैंने कहा संरचनात्मक और दूसरा कहा क्रियात्मक। तो जीवन की संरचनात्मक का मतलब होता है जहाँ से चीज़ बननी शुरू हुई। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि एक भवन की संरचनात्मक इकाई क्या है, यानी कि भवन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो आप कहेंगे ईंट से। ईंट से जुड़कर भवन बनता है। उसी प्रकार जीवन कैसे बनता है, जीवन भी कोशिका से जुड़कर बनता है। तो इसलिए कोशिका क्या है, संरचनात्मक। अब दूसरे शब्द पर ध्यान दीजिए, मैंने लिखा है क्रियात्मक। तो कोशिका क्रियात्मक इकाई क्यों है, क्योंकि एक कोशिका अपना जो जीवन है उसको चलाने में सक्षम है। एक कोशिका बाह्य पर्यावरण से भोजन ग्रहण कर सकती है, गैसों का विनिमय कर सकती है और अपना जो उत्सर्जन है वो कर सकती है। वो प्रोटीन का निर्माण भी कर सकती है। अगर आप मनुष्य का ही उदाहरण लें तो हमारी एक कोशिका प्रोटीन का निर्माण कर रही है, वसा का निर्माण कर रही है और वो एटीपी ऊर्जा के रूप में ऊर्जा का भी निर्माण कर रही है। तो कहने का मतलब है वो अपना कार्य करने में सक्षम है। इसलिए कोशिका को क्या कहते हैं, क्रियात्मक इकाई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि प्लेज्मा झिल्ली किस पदार्थ की बनी होती है। मैंने आपको कोशिका समझाया था। कोशिका के बाहर एक झिल्ली होती है, लचीली झिल्ली होती है, जिसको कि कोशिका झिल्ली कहते हैं या प्लेज्मा झिल्ली भी कहते हैं। तो वो किससे बनी होती है, प्रोटीन और वसा से बनी होती है। तो प्रोटीन का जो कार्य होता है निर्माण करना होता है। ये सबको आपको पता है कि प्रोटीन निर्माण कार्य में भागीदार होती है, यानी कि निर्माण कार्य करती है। वसा जो होती है वो मेनली ऊर्जा देने के लिए होती है। कार्बोहाइड्रेट्स और वसा ये ऊर्जा प्रदान करते हैं शरीर को, लेकिन कुछ मात्रा में वसा निर्माण कार्य में भी भाग लेती है। लेकिन ज़्यादातर जो पोर्शन होता है वो प्रोटीन का ही बना होता है। तो प्लेज्मा झिल्ली वसा और प्रोटीन की बनी होती है। प्लेज्मा झिल्ली यानी कि कोशिका झिल्ली भी इसको बोलते हैं। तो कोशिका झिल्ली हो या उसके अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक झिल्ली, ये दोनों किससे बनी होती है, वसा और प्रोटीन से बनी होती है। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि कोशिका की आकृति और आकार किस पर निर्भर करता है। तो कोशिका की आकृति और आकार उसके विशिष्ट कार्य पर निर्भर करता है। आंसर क्या है, विशिष्ट कार्य। अब कैसे, मैंने आपको उदाहरण दिया था वहाँ पर क्लास में कि एक चिकनी पेशी कोशिका है। उस पेशी कोशिका का काम क्या है कि मूवमेंट कराना, यानी कि गति करना। जैसे हम हाथ को ऊपर नीचे कर रहे हैं या हम चल रहे हैं तो उसको फैलना और सिकुड़ना पड़ रहा है, बार बार फ्रिक्शन क्रिएट ना हो, इसके लिए उसमें शाखाएं नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि जो तंत्री कोशिका है यानी कि न्यूरॉन्स जो है उनका काम क्या होता है, संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना, इसलिए वो सबसे ज़्यादा लंबे होते हैं। और मानव शरीर में तंत्रिका कोशिका जो है वो 1 मीटर से 1.5 मीटर तक लंबी पाई जाती है। उसी प्रकार मैंने उदाहरण दिया था शुक्राणु का, जो नर युग्मक है उसके पीछे एक पूंछ लगी होती है। वो पूंछ क्यों होती है, ताकि उसको फ्लूइड में तैर करके मादा युग्मक अंडाणु तक पहुंच उसकी सुनिश्चित हो सके। तो इस कारण उसमें वो पूंछ है। तो क्यों, क्योंकि उसका विशिष्ट कार्य ही यही है कि वो पूंछ के माध्यम से तैर करके वहां तक पहुंच सके। तो इसका ये आंसर होता है विशिष्ट कार्य पर निर्भर करती है, ध्यान दीजिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कि कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों का जो आवागमन होता है, इनके पदार्थों का जो एक्सचेंज होता है वो जब होता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम डिफ्यूजन कहते हैं, यानी कि विसरण कहते हैं। उसके बाद देखिए जल विसरण के द्वारा, अब जल भी विसरण के द्वारा अंदर और बाहर जाएगा कोशिका के, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसको प्रासरण कहते हैं। ये एक अलग शब्द लिया गया है, प्रासरण। जब जल के अणु विसरण के नियम का पालन करते हैं तो उसको प्रासरण बोल देते हैं।
और ये मैंने आपको समझाया था विसरण या प्रासरण कैसे होता है। ये उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो है पदार्थों का प्रवाह है, ये हमने डिटेल में बात की थी। उसके बाद देखिए छठा क्वेश्चन है कि विसरण किस झिल्ली के माध्यम से होता है। तो विसरण आपको पता है कि कोशिका बाह्य पदार्थ लेती है और अंदर से पदार्थ जो है बाहर भेजती है। तो जो उसकी सीमा होगी, अंतिम सीमा कोशिका की, वो कोशिका झिल्ली होती है, इनकी प्लेज्मा झिल्ली होती है। अभी हमने बात की कि ये प्रोटीन और वसा की बनी होती है। तो विसरण जो है वो प्लेज्मा झिल्ली के माध्यम से होता है, ध्यान रखिए। और इसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी बोलते हैं, क्योंकि ये पदार्थों को चयन करके अंदर आने देती है और बाहर जाने देती है। या फिर इसको वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं, यहाँ पर लिखा भी है देखिए। और इंग्लिश में इसको सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। उसके बाद देखिए किस प्रकार के विलयन में रखने पर कोशिका फूल जाती है। तो आंसर है अल्प प्रासरण दाबी विलयन में, यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। मैंने आपको 3 सॉल्यूशन पढ़ाए थे, एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन और एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ये जो कोशिका है फूल जाती, क्यों फूलती है एक कोशिका? कोशिका तब फूलती है जब उसके अंदर पानी प्रवेश कर जाए। और प्रासरण का नियम क्या कहता है? पानी का जो एक्सचेंज है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होगा। मतलब क्या है? मतलब ये है कोशिका फूलेगी, मतलब उस जो विलयन है उसमें जल की जो सांद्रता है वो ज़्यादा है और कोशिका के अंदर जल की सांद्रता कम है। तो विलयन की ज़्यादा सांद्रता से जल कहाँ गया? कोशिका के निम्न सांद्रता वाले जल में आ गया, इसलिए कोशिका फूल गई। तो अब आप अति प्रासरण दाबी विलयन बिल्कुल इसका उल्टा होगा। वो मैंने उदाहरण से भी आपको समझाया था कि जब आप 1-2 चम्मच चीनी डालोगे तो अल्प प्रासरण दाबी विलयन बनेगा। आप उसमें ज़्यादा चीनी डाल दोगे, मतलब 20-25 चम्मच चीनी डाल दोगे, वो अति प्रासरण दाबी विलयन हो जाएगा, मतलब फुल सांद्रित हो जाएगा। वो कॉन्सेप्ट पूरा मैंने आपको बताया था। उस केस में क्या होगा? उस केस में कोशिका सिकुड़ जाएगी, क्योंकि जल कोशिका के अंदर से निकल के विलयन में चला जाएगा। उसके बाद देखिए पौधों के जो मूल है यानी कि जड़ है द्वारा जल का अवशोषण किसका एक उदाहरण है? तो ये प्रासरण का एक उदाहरण है। प्रासरण यानी कि ओस्मोसिस, पौधे की जड़ें जो हैं वो भी ओस्मोसिस प्रक्रिया से जल ग्रहण करती हैं। और जो घर में आरओ होता है वो भी क्या है? रिवर्स ओस्मोसिस, वो रिवर्स ओस्मोसिस के थ्रू पानी को साफ करता है, वहाँ भी यही कॉन्सेप्ट यूज होता है। आगे देखिए कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, प्लेज्मा झिल्ली जो हम अभी जिक्र किया वसा और प्रोटीन की बनी होती है, उसी की बात हो रही है। तो प्लेज्मा झिल्ली का लचीलापन एक कोशिक जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से भोजन ग्रहण करने में सहायता करता है, हम जानते हैं। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? कहने का मतलब है जो एक कोशिक जीव है, जैसे कि अमीबा है, जीवाणु हैं, ये बाहर से भोजन ग्रहण करते हैं। तो जो कोशिका झिल्ली है वो लचीलापन जो है वो इसमें मदद करता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया एंडोसाइटोसिस कहलाती है। ध्यान दीजिए, एंडोसाइटोसिस कहलाती है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अमीबा अपना भोजन ग्रहण किस प्रक्रिया से करता है? तो वो एंडोसाइटोसिस से करता है। आप चाहें तो अपने नोट्स में लिख सकते हैं अमीबा एंडोसाइटोसिस से भोजन ग्रहण करता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए किन जीवों में कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो मैंने आपको बताया कोशिका की बाहरी परत जो होती है वो किससे बनी होती है? प्लेज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली से बनी होती है। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें उस प्लेज्मा झिल्ली के बाद भी ऊपर एक और कवर होता है, एक और लेयर होती है जिसको कहते हैं कोशिका भित्ति। और ये 3 प्रकार के जीवों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति जंतुओं में नहीं होती, मनुष्य में नहीं है, जानवरों में नहीं है। कहाँ है? पौधे की जो कोशिका है उसके चारों तरफ है। बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, उसके भी चारों तरफ कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल है, कोशिका भित्ति को सेल वॉल बोलते हैं। और जो कवक है, फंगस है, उसकी जो कोशिकाएं हैं वहाँ पर भी ये कोशिका भित्ति पाई जाती है। और ये अलग अलग शर्करा से बनी होती है। तो जैसे कि पौधे की जो कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, कवक की जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन से बनी होती है, और जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। और ये तीनों सेल्यूलोज, काइटिन और पेप्टाइडोग्लाइकन, ये क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट्स का रूप है। कार्बोहाइड्रेट्स 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड शर्करा, डाइसेकेराइड शर्करा और पॉलीसेकेराइड शर्करा। तो जो तीसरा प्रकार है जिसमें 2 से अधिक अणु मिलकर के भाग लेते हैं, इसीलिए उसको पोलो बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड शर्करा, पॉलीसेकेराइड शर्करा।
तो ये पॉलीसेकेराइड शर्करा से बने हुए हैं। तो ये शर्करा कितनी प्रकार की होती है, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन कितने होते हैं, कौन से विटामिन से क्या रोग होता है, ये सब अगर आप चाहेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें सबको कवर कर लेंगे। यहाँ ये इतना सब बताना रेलिवेंट नहीं रहेगा। तो बस आप ये ध्यान रखिए कि पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से, और जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। इसका तो उदाहरण मैंने आपको दिया था कि जब टीबी रोग जो है वो जीवाणु के कारण होता है, यानी कि बैक्टीरिया के कारण होता है, तो उसमें जो दवाई दी जाती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की जो कोशिका भित्ति है उसको तोड़ने के लिए दी जाती है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कि किस अंगक के कारण पादप कोशिकाएं जो परिवर्तनीय माध्यम है उसको जंतु की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती है। क्वेश्चन ये है, और कहने का मतलब है जो जंतु की कोशिका है अगर उसका जो माध्यम है वो बदल जाए तो वो कम सहन कर पाएगी उस माध्यम को, लेकिन जंतु कोशिका सहन कर जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो कोशिका भित्ति के कारण होता है। अब मान लीजिए जंतु कोशिका है वो पानी के अंदर है, तो उसको क्या होगा, उसकी सहन शक्ति कम है, क्योंकि प्रासरण के माध्यम से क्या होगा, पानी जो है कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा, तो एक सीमा आएगी कि कोशिका फट जाएगी। लेकिन वहीं पादप कोशिका नहीं फटेगी। क्यों? क्योंकि उसके चारों तरफ कोशिका भित्ति भी है। जल अंदर जाएगा तो जब प्लेज्मा झिल्ली फैलेगी, यानी कि कोशिका झिल्ली फैलेगी, तो जितना प्रेशर वो लगा रही है उसके ऊपर उतना ही प्रेशर बाहर वाली जो कोशिका भित्ति है सेल्यूलोज की बनी हुई वो भी उस पर प्रेशर लगाएगी। इस कारण वो फटती नहीं है, और इसी कारण से बैक्टीरिया भी पानी में सर्वाइव करते रहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि केंद्रक झिल्ली कितने परतों की बनी होती है। तो मैंने पढ़ाते समय बताया था कि केंद्रक झिल्ली 2 परतों की बनी होती है, और केंद्रक झिल्ली छिद्रित होती है ताकि कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य में आ जा सके। और माइटोकॉन्ड्रिया भी 2 परतों का बना होता है। मैंने बताया था बाहर वाली परत छिद्रित होती है और अंदर वाली परत जो है वो फोल्डेड यानी कि वलित होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि क्रोमोसोम गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। तो ये केंद्रक में पाए जाते हैं। सामान्यतः केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं, और ये जो होते हैं क्रोमेटिन मटेरियल के रूप में होते हैं। इनकी क्रोमेटिन पदार्थ होता है, और जब ऐसा होता है कि अब कोशिका का विभाजन होगा उस समय ये विभाजित हो जाते हैं और छड़ के आकार के हो जाते हैं, तो इनको क्रोमोसोम बोल देते हैं, गुणसूत्र भी बोल देते हैं, एक ही बात है दोनों। उसके बाद देखिए क्रोमोसोम बने होते हैं, किसके बने होते हैं, तो यहाँ पर प्रोटीन और डीएनए अणु से बने होते हैं। प्रोटीन और डीएनए अणु से क्रोमोसोम बने होते हैं। उसके बाद देखिए डीएनए अणु जो है उसका क्रियात्मक खंड कौन सा है, यानी कि इसका डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट है, जो मेन कार्य करता है, वो कौन है, वो जीन है। और जीन की खोज सबसे पहले जोहानसन नाम के वैज्ञानिक ने की थी। आपने डीएनए का ये स्ट्रक्चर बहुत जगह देखा होगा। जब भी देखते हैं ये कोयल जैसी संरचना, ऐसे लगता है कि 2 कोयलें हैं आपस में उलझी हुई है, तो इसको बोलते हैं डबल हेलिक्स। तो ये जो डबल हेलिक्स संरचना है इसके बारे में वॉटसन और क्रिक नाम के 2 वैज्ञानिकों ने बताया था। उसके बाद देखिए कोशिका के निर्माण और संगठन की आवश्यक सूचनाएं कहाँ होती है। तो जो माता पिता है उनकी जो आनुवंशिक सूचना है कोशिका के अंदर, वो जो है डीएनए के अंदर होती है, ताकि संतति कोशिका में वो सूचना आगे चली जाए। जैसे आपके माता पिता के नैन नक्श हैं वो आपसे क्यों मैच करते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो आनुवंशिक सूचना थी वो डीएनए के माध्यम से आप तक पहुंची है। उसके बाद देखिए अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में 2 क्रोमेटिन पदार्थ, केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है, ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं। अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र, इसके आधार पर मैंने आपको 2 जीव बताए थे जिनमें अस्पष्ट केंद्रक होता है, वो होते हैं प्रोकैरियोटिक, यानी कि जिनका प्राचीन प्रकार का केंद्रक होता है। और 3 जीव बताए थे अस्पष्ट केंद्रक वाले, कौन से, बैक्टीरिया, इनके जितने भी जीवाणु हैं, चाहे ट्यूबरकुलोसिस का जीवाणु है या फिर टिटनस का जीवाणु है, जो भी जीवाणु हैं वो सब जो हैं उनमें केंद्रक स्पष्ट नहीं है, केंद्रक झिल्ली नहीं है, और क्रोमेटिन मटेरियल उनमें बस क्रोमेटिन मटेरियल होता है, और ऐसा लगता है जैसे वो कोशिका में तैर रहा है। कोशिका द्रव्य अलग नहीं है, ना केंद्रक द्रव्य अलग है, सब घोलमोल है उसमें। तो उस क्षेत्र को क्या कहेंगे, तो उस क्षेत्र को केंद्रक काय कहेंगे, न्यूक्लियोड। तो प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका केंद्रक काय का उदाहरण है। उदाहरण दे देंगे अमीबा, जीवाणु, तो क्लेमिडोमोनास और पीपीएलो बैक्टीरिया, और नीचे अगर ए बी सी इस तरह से मैच कर दिया तो आप समझिए केंद्रक काय 3 ही प्रकार के जीव होते हैं।
उसमें क्या होगा, जीवाणु हो गया और पीपीएलओ बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल, ये जीव जो हैं केंद्रक काय प्रकार की कोशिका से बने होते हैं। उसके बाद देखिए प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण करना किसका काम है, हम जानते हैं पौधों का काम है। पौधों में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वहाँ पर क्लोरोफिल पाया जाता है और उससे प्रकाश संश्लेषण होता है। तो यहाँ देखिए जीवाणुओं में भी क्लोरोफिल पाया जा रहा है, यानी कि कुछ जीवाणु भी ऐसे हैं जो प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम है। तो ये क्लोरोफिल कहाँ उपस्थित होता है, अब मैंने बताया आपको पौधों में क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में होता है, लेकिन इनके पास क्लोरोप्लास्ट है ही नहीं। तो ये कहाँ पाया जाएगा, एक झिल्लीदार पुट्टिका होती है, इनकी मेम्ब्रेनस वेसिकल होती है, उस वेसिकल के साथ अटैच होता है क्लोरोफिल और इस माध्यम से ये अपना भोजन भी बना लेते हैं। उसके बाद देखिए ग्लूकोज पाइरूवेट में कहाँ पर टूटता है। आप जानते हैं कि हमें ऊर्जा चाहिए तो उसके लिए क्या होता है, हमें ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। जैसे हमारे रक्त में जो है हमारा रुधिर है ग्लूकोज को लेकर जाता है कोशिका में, हर कोशिका तक जाता है, चाहे वो हमारे मांसपेशियों की कोशिकाएं हो, चाहे हमारी तंत्रिक कोशिकाएं हो, कोई सी भी कोशिका हो, उसको जब ऊर्जा की ज़रूरत है, मान लीजिए आप जिम कर रहे हैं तो आपको ऊर्जा की आवश्यकता है, तो क्या होगा, रक्त के माध्यम से जो ग्लूकोज है वो कोशिका तक पहुँचेगा। कोशिका की जो प्लेज्मा झिल्ली है उसको पार करेगा ग्लूकोज का अणु, C6H12O6 ग्लूकोज हो जाएगा। वहां पर इस ग्लूकोज को जो कोशिका द्रव्य है कोशिका के अंदर, वहां पर उसको तोड़ दिया जाएगा, किसमें, पाइरूवेट के रूप में। तो यही क्वेश्चन है। अब आगे की प्रक्रिया देखिए, ये पाइरूवेट आगे क्या जाएगा, केंद्रक में जाएगा, या सॉरी केंद्रक में नहीं जाएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा पाइरूवेट। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे मैंने डायग्राम में बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली का होता है, वहां पर एटीपी ऊर्जा बनती है। आगे ये पाइरूवेट को फिर तोड़ दिया जाएगा, ऊर्जा बन जाएगी, जो आप जिम कर रहे हो तो वो काम में आ गई, अतिरिक्त जल बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड आप सांस के माध्यम से बाहर फेंक दोगे और जो एक्स्ट्रा जल है वो रक्त में होता हुआ किडनी तक होगे, इनकी मूत्राशय में चला जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है जो पाइरूवेट, यहाँ पर इतना ही जानना आपके लिए जरूरी है, जो ग्लूकोज है वो पाइरूवेट में कहाँ पर टूटता है। तो ऑप्शन में अगर माइटोकॉन्ड्रिया आए तो माइटोकॉन्ड्रिया को आपको टिक नहीं करना है, आपको टिक करना है कोशिका द्रव्य में, क्योंकि सबसे पहले कोशिका द्रव्य में ही टूट जाएगा, 3 कार्बन अणु के रूप में, ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए प्रोटीन, वैसे इसके बारे में हम आगे जो 10th क्लास में उसमें अच्छे से बताया गया है, वहाँ पर भी मैं आपको ये रिपीट करूँगा, ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ नहीं बताऊँगा, वहाँ पर भी बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर मैं एडवांस में आ गया कॉन्सेप्ट तो आपको बता दिया। आगे देखिए प्रोटीन व वसा का संश्लेषण कहाँ होता है। प्रोटीन और वसा संश्लेषण मतलब बनना, कि ये कहाँ बनते हैं कोशिका में। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये अंतर्द्रवी जो जालिका होती है उसमें बनता है। और अंतर्द्रवी जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये 2 प्रकार की होती है, एक SER और एक RER। S मतलब स्मूथ यानी कि चिकनी अंतर्द्रवीय जालिका हिंदी में कहेंगे, और दूसरी होती है RER यानी कि खुरदरी अंतर्द्रवीय जालिका। तो जो चिकनी अंतर्द्रवीय जालिका होगी, यानी कि जो चिकनी अंतर्द्रवीय जालिका होगी RER होगी, वो किसका निर्माण करेगी, प्रोटीन का, और जो SER होगी वो किसका निर्माण करेगी, वसा का। आप समझ गए। उसके बाद देखिए विष या दवा के निराविषीकरण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप जानते हैं आप अगर बीमार हैं और कोई दवाई ले रहे हैं तो वो उस जीवाणु को तो मारेगी ही, कुछ हद तक आपके शरीर पर भी असर करेगी वो दवाई, क्योंकि अल्टीमेटली वो है तो जहरी, चाहे वो उस जीवाणु या वायरस के लिए हो, लेकिन वो मनुष्य की बॉडी पर भी इफेक्ट डालता है। या फिर किसी ने विष ले लिया तो उसका जो निराविषीकरण है, इनकी डिटॉक्सिफाइंग है, उसमें किसकी भूमिका होती है। तो देखिए अगर किसी व्यक्ति ने जहर खा के आत्महत्या की है तो डॉक्टर क्या करता है, उसका पोस्टमार्टम करता है, और सबसे पहले वो लीवर को चेक करता है, यानी कि यकृत को, क्योंकि अगर जहर खाया है तो वो यकृत में जरूर जाएगा। यकृत क्या करता है, विष के प्रभाव को कम करने की कोशिश करता है, इनकी डिटॉक्सिफाइंग करने की कोशिश करता है जितनी क्षमता तक वो कर सके। जब उसकी क्षमता से बाहर होता है तो व्यक्ति मर जाता है। तो यकृत जो है वो निराविषीकरण का काम करता है, इसलिए डॉक्टर उसको यकृत को चेक करते हैं। अब जो यकृत है वो भी तो कोशिकाओं का बना हुआ है, उसमें भी तो कोशिकाएं हैं, और कोशिका है तो वहां पर अंतर्द्रव्य जालिका भी होगी, और अंतर्द्रव्य जालिका तो 2 प्रकार की है, मैंने बताया RER और SER। तो ये जो SER है, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, ये क्या करेगी, निराविषीकरण का काम करेगी, यानी कि विष के प्रभाव को कम करने का प्रयास करेगी। आगे देखिए ER यानी कि अंतर्द्रव्य जालिका, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
में संश्लेषित पदार्थों को कोशिका के बाहर ले जाने के लिए कहाँ पर पैक किया जाता है? तो ये पैक किया जाता है कि अगर कोई मटेरियल है उसको कोशिका के बाहर छोड़कर आना है, तो उसके लिए जो अंतर्द्रव्य जालिका ने जो बनाया है उसको बाहर पहुंचाने के लिए ये गोल्जी उपकरण काम में आता है। गोल्जी बॉडी ये बाहर छोड़ के आएगा। उसके बाद देखिए, लाइसोसोम में पाचनकारी एंजाइमों का निर्माण कौन करता है? तो लाइसोसोम की जो लाइसोसोम है, मैंने बताया लाइसोसोम क्या है? आत्मघाती की थैली है कोशिका के लिए, इसको इस नाम से जानते हैं। डी डवे ने इसकी खोज की थी। तो ये जो झिल्ली होती है, जो लाइसोसोम की झिल्ली होती है, वो उसके अंदर पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो पचा देते हैं चीज़ों को। वो पाचनकारी एंजाइम कौन बनाता है? तो वो पाचनकारी एंजाइम ये RER बनाती है, यानी कि खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका। लेकिन उसकी झिल्ली कौन बना रहा है? वो गोल्जी बॉडी बनाती है। यहाँ देखिए क्वेश्चन भी डाल दिया, लाइसोसोम की झिल्ली का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो गोल्जी उपकरण के द्वारा किया जाता है। तो ये 25 क्वेश्चन हो गए। 25 क्वेश्चन हम देख चुके थे। अब देखते हैं 26वां क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन है कि कुछ वसा तथा प्रोटीन कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि जो वसा और प्रोटीन अंतर्द्रव्यीय जालिका ने बनाई, उससे क्या होता है, जो प्लेज्मा झिल्ली होती है उसको लगातार मरम्मत करने की आवश्यकता रहती है, तो उसको बनाती है दोबारा। जो प्लेज्मा झिल्ली है जिसके माध्यम से विसरण हो रहा है, पदार्थों का आवागमन हो रहा है, तो वो थोड़ी डैमेज होती है, तो उसको रिपेयरिंग की जरूरत होती है, उसको पूरा करती है। तो उसको क्या कहते हैं? झिल्ली जीवात जनन, यानी कि मेम्ब्रेनस बायोजेनेसिस, यानी कि उस झिल्ली को फिर से बनाया जाता है। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो ये हम बात कर चुके हैं। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। सुसाइडल बैग, यानी कि जब कोशिका अपना मेटाबॉलिज्म खो देती है, उपापचय क्रियाएं ठीक से कोशिका की नहीं होती है, तो कोशिका डेड हो जाती है, और ऐसे केस में उस मृत कोशिका को हटाने के लिए लाइसोसोम फट जाता है, उसके अंदर के जो एंजाइम होते हैं वो बाहर निकल आते हैं, पूरी कोशिका को पाचित कर देते हैं। तो कोशिका की आत्मघाती की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। उसके बाद देखिए, कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? तो कोशिका का बिजली घर, यानी कि पूरी कोशिका को ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? तो माइटोकॉन्ड्रिया से मिल रही है। हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था कि इसमें 2 झिल्लियाँ होती है, ऊपर वाली झिल्ली छिद्रित होती है, अंदर वाली झिल्ली वलित होती है, जहाँ पर ऊर्जा का संश्लेषण होता है, रासायनिक जो एक्टिविटी होती है सारी वो अंदर वाली झिल्ली में होती है, और ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। तो आगे देखिए, विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के लिए कौन सा अंगक ATP ऊर्जा प्रदान करता है? तो अगला क्वेश्चन वही है। तो ATP ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया प्रदान करता है। ATP का फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस रूप में ऊर्जा एकत्रित रहती है, और इस ATP को ऊर्जा मुद्रा या ऊर्जा सिक्का भी बोलते हैं। अगला है, कोशिका के किस अंगक के पास अपना DNA और अपना राइबोसोम होता है? देखिए, DNA कहाँ पाया जाता है? सामान्यतः DNA कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। और राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? ये जो खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका होती है उस पर चिपके रहते हैं, और कुछ मात्रा में स्वतंत्र भी ये कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा 2 ऐसे अंगक हैं जहाँ पर ये राइबोसोम पाया जाता है। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और एक लवक, यानी कि प्लास्टिड। प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में अपना DNA भी होता है और अपना राइबोसोम भी होता है, तो ध्यान रखिए। लेकिन इनके पास जो राइबोसोम होता है वो कम क्षमता का होता है, वो 70S का होता है। राइबोसोम देखिए 2 प्रकार के होते हैं, ये 70S है और एक 80S का होता है। 80S का राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? ये RER और जो कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य वहां पर पाया जाता है। और ये ये 70S वाला मैंने आपको बता ही दिया, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में पाया जाता है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल, मैंने आपको बताया बहुत सारे वर्णक पाए जाते हैं। हरे रंग का वर्णक होता है उसी को क्लोरोफिल कहते हैं, और जो बैंगनी रंग का वर्णक है, पीले रंग का वर्णक है, इनसे पौधे का रंग वैसा ही होता है, जैसा वर्णक होता है वैसा पौधे का रंग होता है। तो सामान्यतः हम पौधों का रंग जो देखते हैं हरा देखते हैं, तो इसके कारण जो क्लोरोफिल के कारण ये हरा होता है। क्लोरोफिल को कई बार पर्णहरित भी लिख देते हैं। क्लोरोफिल जो है इसको
हिंदी में पर्णहरित भी लिख देते हैं। तो आपको इन दोनों बातों में कंफ्यूज नहीं होना, एक ही चीज़ है दोनों। तो क्लोरोफिल जिस भी क्रोमोप्लास्ट में पाया जाता है, जिस भी क्रोमोप्लास्ट में पाया जाता है, उस क्रोमोप्लास्ट को हम नाम दे देते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरो शब्द क्लोरोफिल से ही लेके आए हैं आगे और पीछे प्लास्ट लगा दिया। हिंदी में इसको हरित लवक बोलते हैं। तो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? हरित लवक में पाया जाता है। आगे देखिए, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? ये छोटे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। उसके बाद देखिए, पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा होता है और ये कोशिकाओं को डैश तथा डैश प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? कठोरता और स्फीति। यानी कि पौधों को जो कठोरता चाहिए, उनको हमेशा खड़ा रहना पड़ता है, और उनको जो मजबूती चाहिए वो रसधानियाँ प्रोवाइड करती है। रसधानियाँ वैसे बहुत सारे काम करती है। रसधानियाँ ऊर्जा का स्टोर भी करती है। और मैंने आपको बताया था अमीबा जैसे जीवों में रसधानियाँ जो है अपशिष्ट पदार्थों को त्यागने में भी सहायक होती है। अमीबा जो अतिरिक्त जल होता है उसको रसधानी में स्टोर कर लेता है। उसके बाद देखिए, हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट में ऑक्सीजन कहाँ बनती है? तो क्लोरोप्लास्ट में ऑक्सीजन ग्रेना में बनती है। मैंने आपको बताया था जो क्लोरोप्लास्ट की संरचना इस प्रकार बताई थी और कहा था कि ये लिक्विड है जिसको स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। और इस प्रकार के सिक्के जैसी संरचना बताई थी जिसको कि ग्रेना कहते हैं। और यहाँ पर मैंने बताया था कि ग्रेना में ऑक्सीजन बनती है। तो ग्रेना में क्या बन रही है? ऑक्सीजन। और ये एक क्या है? प्रकाशीय अभिक्रिया है। ऑक्सीजन का बनना क्या है? प्रकाशीय अभिक्रिया का उदाहरण है। उसके बाद देखिए, जो किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है? तो मैंने ये भी आपको वहां पर बताया था, फिर रिपीट कर देता हूं। लाल रंग का जो प्रकाश होता है, जब सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त से पहले जो सूर्य से निकलने वाला लाल प्रकाश है, उसमें पौधे सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण करते हैं और ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। और जो हरा रंग है उसमें पौधे सबसे कम प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। उसके बाद देखिए, 36वां क्वेश्चन है कि किन जीवों में असूत्री विभाजन यानी कि एमिटोसिस डिवीजन होता है? तो ये प्रोकैरियोटिक जीवों में होता है। मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक जीव 3 प्रकार के होते हैं। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक जीव है, नील हरित शैवाल प्रोकैरियोटिक जीव का उदाहरण है, और पीपीएलओ बैक्टीरिया यानी कि प्लेरोनिमोनिया लाइक बैक्टीरिया, इसको माइकोप्लाज्मा भी बोलते हैं, ये भी प्रोकैरियोटिक जीव है। तो इनमें क्या होता है? एमिटोसिस डिवीजन यानी कि असूत्री विभाजन। यानी कि यहाँ पर जो कोशिका डिवाइड होगी उसमें पदार्थों को दुगना नहीं किया जाएगा, पदार्थों को सिंथेसाइज नहीं किया जाएगा, सीधा ही डिवाइड होगा। जो चीज़ें जितनी में मतलब क्रोमोसोम है तो वो आधा बंट जाएगा, राइबोसोम आधा बंट जाएगा, उसके बाद कोशिका में वो फिर संपूर्ण होगा। अगला देखिए, समसूत्री विभाजन, ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होती है, जैसे कि मनुष्य की कोशिकाएं हैं। यूकैरियोटिक की कौन सी कोशिकाएं? तो कायिक कोशिकाएं, जो वृद्धि और विकास के लिए जरूरी है, उन कोशिकाओं में। ये जरूर याद रखना कि कौन सी कोशिका में हो रहा है। इसको इंग्लिश में सोमेटिक सेल या फिर कायिक कोशिका को सोमेटिक सेल या वेजिटेटिव सेल भी कहते हैं। तो वेजिटेटिव सेल में ये होता है समसूत्री विभाजन यानी कि मिटोसिस डिवीजन होता है। और अगला क्वेश्चन देखिए, अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस डिवीजन कहाँ होता है? ये अक्सर पूछ लिया जाता है। तो अर्धसूत्री विभाजन वहाँ होता है, मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि इसमें गुणसूत्र, इसमें 2 स्टेप में डिवीजन होता है। पहले स्टेप में पदार्थों को दोगुना किया जाता है और एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल बनती है, और उसके बाद जब सेकेंड डिवीजन होता है तब कोई भी डबल नहीं होता है। उसके बाद गुणसूत्र आधे आधे हो जाते हैं। जैसे 23 जोड़े गुणसूत्र हैं तो उसमें क्या था, 11 जोड़े पूरे बन रहे थे और एक गुणसूत्र बच रहा था, जिससे लिंग का निर्धारण हो रहा था। तो अर्धसूत्री विभाजन कहाँ हो रहा है? प्रजनन कोशिकाओं में। जो नर की प्रजनन कोशिका है शुक्राणु और मादा की जो प्रजनन कोशिका है अंडाणु, वहां पर अर्धसूत्री विभाजन देखने को मिलता है। आगे देखिए, ल्यूकोप्लास्ट, ये ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट 2 प्रकार के मैंने आपको ये लवक पढ़ाए थे। तो क्रोमोप्लास्ट में तो वर्णक पाए जाते हैं, इनके कारण इनका अलग अलग रंग होता है, और हरा वर्णक जहाँ पाया जाता है उसको हम हरित लवक कह देते हैं। लेकिन ल्यूकोप्लास्ट में कोई भी वर्णक नहीं पाया जाता। ये ल्यूकोप्लास्ट जो है ये रंगहीन होता है, और इसका जो प्राथमिक कार्य क्या है वो है संचय करना। ल्यूकोप्लास्ट अलग अलग पदार्थों के जैसे स्टार्च हो गया, वसा हो गया, तेल हो गया, उनको संचित करता है। उसके बाद देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि पादप कोशिका का रसोई घर किस अंग को कहते हैं?
तो ये कहते हैं हरित लवक को। क्या कहते हैं? हरित लवक को क्या कहते हैं? ये हरित लवक है। यहाँ पर मैंने बताया था रसोई घर कहते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ ग्रेना और स्ट्रोमा है, ये जो तरल पदार्थ है इसको स्ट्रोमा कहते हैं। और ग्रेना में मैंने बताया ऑक्सीजन बन रही है, प्रकाशीय विक्रिया, ये इसके लिए वेस्टेज है और ये जंतु इसका प्रयोग करते हैं। और स्ट्रोमा में क्या बनता है? स्ट्रोमा में ग्लूकोज बनता है, C6H12 और O6, ये ग्लूकोज, ये पौधे का भोजन है। तो ये कहाँ हो रही है सारी क्रिया? इसमें। और ये क्या है? हरित लवक। क्या है? हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। तो ये सब क्या है? यहाँ पर हो रहा है। तो इसलिए हरित लवक को क्या कहते हैं? कोशिका का रसोई घर। तो ये 40 क्वेश्चन हो गए जो भी इस लेसन से जीवन की मौलिक इकाई से थे। अगर ये 40 क्वेश्चन आपने ठीक से देखे हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। वैसे साइंटिस्ट का नाम ज़्यादातर पूछते नहीं है, तो फिर भी मैंने NCERT में ये 7 साइंटिस्ट हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। किसने खोज की? मृत कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। माइक्रोग्राफिया पुस्तक में लिखा इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। उसके बाद जीवित कोशिका की खोज किसने की? लेवन हॉक ने। इन्होंने तालाब से एक जीवित कोशिका की खोज की थी। और जो जीवाणु है यानी कि वो क्या था? जीवाणु था, यानी कि जीवाणु की खोज भी लेवन हॉक ने की। केंद्रक की कोशिका केंद्रक की खोज किसने की? तो केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। और केंद्रक और ये कोशिका के बीच में ये जो द्रव भरा है केंद्रक के बाहर और प्लेज्मा झिल्ली के अंदर यानी कि बीच वाला जो जगह है यहाँ पर भरा होता है जीव द्रव्य। इस जीव द्रव्य की खोज की J.E. पुरोकंज ने। उसके बाद कोशिका सिद्धांत, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्लीडन और टी स्वान नाम के 2 वैज्ञानिक थे, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, ये ध्यान रखिए। और इस कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया था विर्चो नाम के वैज्ञानिक ने। इन्होंने एक बात ऐड की थी कि जो नई कोशिकाएं बन रही है, नई कोशिका जो बन रही है वो पुरानी कोशिका से यानी कि पुराने वाली जो कोशिका है उसी के डिवाइडेशन से बनेगी। उसके बाद देखिए थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। मैंने एक मिस्टेक कर दी थी पिछली वीडियो में, उसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। जो भी मिस्टेक होती है मैं कमेंट कर देता हूँ, तो वहाँ पर आप देख लीजिए। मैं टाइम भी बता देता हूँ कि इस मिनट पर ये चीज़ मेरे से गलती हो गई है। तो वहाँ पर मैंने माइटोकॉन्ड्रिया को एनाई न्यूलिन लिखवा दिया था। एक्चुअली वो फिर मैंने दूसरी किताबों में चेक किया तो जो ज़्यादा करेक्ट है वो वॉन कोलिकर है, तो एनाई न्यूलिन नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज वॉन कोलिकर ने की थी और वॉन कोलिकर को ये पता नहीं था कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इन्होंने नाम नहीं दिया था। नाम दिया था बाद में माइटोकॉन्ड्रिया को कार्ल बेंडा ने। कार्ल बेंडा ने इसको नाम दिया कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है और इसको बायोब्लास्ट कहा था। किसने? रिचर्ड ऑल्टमैन ने, क्योंकि ये ऊर्जा बना रहा है इसलिए इसको बायोब्लास्ट कहा था। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है और ये लेसन भी यहीं पर समाप्त होता है। अब अगला लेसन हमारा होगा, जो छठा लेसन होगा, उत्तक, यानी कि कोशिकाओं के मिलने से उत्तक बनते हैं। तो उत्तक हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।